हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन। दिस इज कालिका रावत। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं की एक टॉपिक दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो भी टॉपिक में आपको समस्या है, परेशानी है, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। और एक बात, यदि आप चाहते हैं कि टॉपिक्स के अलावा क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाया जाए या क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर वाला हो, यदि आप चाहते हैं क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं अपना एक टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, अध्याय 2 का दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एक मिनट रुकिएगा, ये कट तो नहीं रहा है ना, देख लीजिए। चलिए ठीक है। दोहरा निषेचन या इसी को हम लोग पुष्पी पादपों में निषेचन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पुष्पी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इसके लिए मैं सबसे पहले एक पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर बना रहा हूँ। ठीक है। क्या है ये? स्त्री केसर, यानी कि इसी को आप बोलते हैं पिस्टिल। क्या है ये? ये है पिस्टिल। पिस्टिल, है ना। आप जानते हैं पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं, है ना। बीच वाला पार्ट जो सुंदर सा गर्दन जैसा है, स्टाइलिश, इसे हम स्टाइल यानी कि वर्तिका के नाम से जानते हैं, है ना। स्टिग्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये स्टिग्मा परागकणों के लिए, पोलन ग्रेन के लिए अवतरण मंच का काम करता है, यानी कि पोलन ग्रेन इसी पर लैंड करते हैं। ठीक है। और ये वाला पार्ट है ओवरी का। ये ओवरी यानी कि अंडाशय है। ठीक है ना। अंडाशय की दीवार पर अंदर की ओर छोटा सा उभार होता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा से एक पतली सी पार्ट निकली होती है, जिसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल। और इसी फ्यूनिकल से एक प्यारा सा छोटा सा बीजांड जुड़ा होता है। ठीक है। और ये है बीजांड का अध्यावरण। ये है बीजांड का अध्यावरण। ये अध्यावरण 1 भी हो सकता है, या अध्यावरण 2 भी हो सकता है। ठीक है। अध्यावरण, अगर ये ओव्यूल है, अगर ये बीजांड है, तो बीजांड का ये वाला पार्ट जहां पर इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण की कमी है या अध्यावरण नहीं है, इसे हम लोग जानते हैं माइक्रोपाइल के नाम से। माइक्रोपाइल के नाम से, है ना। बीजांड द्वार के नाम से इसे कहते हैं बीजांड द्वार, है ना। माइक्रोपाइल के जस्ट सामने, एकदम सामने की वाला भाग कहलाता है चलाजा बोलिए, कैलेजा बोलिए, या हिंदी में आप इसे निभाग बोलिए, एक ही बात है ना। अब ये जो ओव्यूल है, इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस, न्यूसिलस यानी कि बीजांडकाय, इसे बोलते हैं बीजांडकाय, है ना। बीजांडकाय में
बीजांड काय के पार्ट को घेरे रहता है, इस वाले भाग को बोलते हैं भ्रूणकोश। एम्ब्रियो सेक, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, है ना। इस एम्ब्रियो सेक में तीन कोशिकाएं माइक्रोपाइल्क्यूल, अभी ये न्यूक्लियस है, 3 निकेंद्रक माइक्रोपाइल्क्यूल होता है, 2 केंद्रक बीच में सेंटर में होता है और 3 केंद्रक निभाक्यूल होता है। फिर इनमें कोशिका भित्ति बन चुके होते हैं, या कोशिका भित्ति जब बन जाते हैं तो ये कोशिका कहलाएंगे। तो यहाँ 3 कोशिका, यहाँ नीचे 3 कोशिका, और ये बीच वाले जो 2 केंद्रक है, इसके लिए ये बड़ी कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो इन दोनों कोशिकाओं को, ये जो माइक्रोपाइल की 3 कोशिकाएं दिख रही है, इसमें बीच वाली कोशिका कहलाती है एग सेल, है ना। ये बाहर यानी अगल बगल की जो 2 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सिनर्जिड, इनको बोलते हैं सिनर्जिड, है ना, सिनर्जिड्स। सहाय कोशिका, इसे बोलते हैं सहाय कोशिका, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि कोरिलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। सहाय कोशिका और एग सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अंड समुच्च या अंड उपकरण क्या होता है, अंड उपकरण में कौन कौन शामिल होते हैं, अंड उपकरण में कौन शामिल नहीं होता है। किसी भी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान देंगे, अगर हम अंड उपकरण या एग एपरेटस की बात करें, तो एग एपरेटस में एक सेल और सिनर्जिड, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड पाई जाती है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। एग एपरेटस अंड समुच्चय की बात करें, अगर बात करें हम अंड समुच्चय की, है ना, तो अंड समुच्चय यानी कि एग एपरेटस में 3 कोशिकाएं होती है। एक होता है एग सेल, एक होता है एग सेल, और 2 होते हैं क्या चीज, सिनर्जिड, 2 होते हैं सिनर्जिड। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, ये आपके लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। अंड समुच्चय एग एपरेटस में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं। अब आ जाओ, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, एक प्रारूपी भ्रूणकोश का एक स्ट्रक्चर हो गया। एक प्रारूपी भ्रूणकोश की बात करें हम, तो एक प्रारूपी या परिपक्व, एक परिपक्व भ्रूणकोश की यदि बात किया जाए, तो एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 केंद्रक ऊपर, 2 केंद्रक बीच में, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 3 केंद्रक नीचे, तो टोटल 3 2 5 और 3 8 केंद्रक, यानी कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं। और देखो कोशिका काउंट करो, 1 2 3 कोशिका माइक्रोपाइल की ओर, 3 कोशिका चला जा निभाग की ओर, और ये दोनों मिलके एक कोशिका है, पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक के नाम से इसे जाना जाता है। तो 3 और 3 6 और 1 7 कोशिका, यानी कि ये होता है 7 कोशिका। यानी इसको भी याद रखना है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या आप इतना समझ पाए? यदि इतना समझ गए हैं तो चलो अब आगे देखते हैं कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपने परागण का नाम सुना होगा, परागण क्या है? तो हम जब लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो लैंगिक जनन को 3 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। लैंगिक जनन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग इसे 3 भाग में बांटते हैं। एक, लैंगिक जनन की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाएं होती है वो निषेचन की घटनाएं होती है, यानी कि युग्मकों का संलयन की घटनाएं होती है। तो निषेचन के पहले जो घटनाएं होगी उसे बोल देते हैं निषेचन पूर्व घटना,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, बीच वाली घटना को निषेचन, और निषेचन के बाद वाली जो घटना होती है उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यदि हम इस रिगार्डिंग बात करें तो निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं पढ़ने होते हैं। पहली घटनाएं पढ़नी होती है युग्मकों का निर्माण। तो इसमें युग्मक के निर्माण में हम लोग पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन, और दूसरा पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। जब वो यानी कि युग्मकों का निर्माण हो जाता है तब बारी आती है युग्मक स्थानांतरण की। तो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया ही पुष्पी पादपों में परागण, पोलिनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पोलिनेशन के फलस्वरूप चाहे परागकण कैसे भी है, परागकण बस हमको यहाँ ला देना है। परागकण चाहे किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, परागकण हवा के माध्यम से आ सकते हैं या जल के माध्यम से आ सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अबायोटिक फैक्टर, या परागकण किसी बायोटिक फैक्टर यानी कि किसी जीव के सहारे भी आ सकते हैं, जिसमें सबसे अधिक परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियां कराती है। यदि हम बात करें निषेचन के लिए तो परागण की प्रक्रिया हो गई और हम मान के चलते हैं कि यहाँ परागकण आके बैठ गए, है ना, ये परागकण आके बैठ गया। तो परागकण की जब बातें आ गई तो आप परागकण से रिलेटेड क्या क्या जानते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम एक परागकण की संरचना को देखें, अगर यदि हम परागकण की संरचना को देखें तो ये मान लो एक परागकण है। परागकण में भी, परागकण के भी दो स्तर होते हैं। अंदर वाले स्तर को हम बोलते हैं इंटाइन, इसको बोलते हैं इंटाइन, अंतःचूल, अंतःचूल, है ना। बाहर वाला एक और लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, बाह्यचूल, बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन, इसको बोला जाता है एक्साइन बाह्यचूल। इसको चलो नीचे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन, है ना, बाह्यचूल, बाह्यचूल, है ना जी। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंटाइन किस चीज का बना होता है। चलो अब पढ़िए रहे तो इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। यदि इंटाइन की बात करें तो इंटाइन बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का, है ना। और एस्पोरोपोलेनिन के बारे में एक चीज आपको जानना जरूरी है कि ये एस्पोरोपोलेनिन दुनिया में जितने भी प्रतिरोधी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से एक है ना, एस्पोरोपोलेनिन। इसका ना ही तो तापमान कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही अम्ल कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही क्षार कुछ बिगाड़ सकता है ना, और ना ही एंजाइम कुछ बिगाड़ सकता है। इसी एस्पोरोपोलेनिन के कारण ये परागकण फोसिल्स के रूप में, अवशेष के रूप में लंबे समय तक बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम परागकण को देखें तो अब परागकण में आपको याद होगा, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में परागकण दो कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं, जबकि 40% से कम एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीज पौधों में परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण है। अगर ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण है तो इसमें एक जो बड़ी कोशिका होगी इसे बोलते हैं वर्धी कोशिका, इसको बोलते हैं वर्धी कोशिका, इसको बोलेंगे वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, है ना। और एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा कोशिका होगा, इसको बोलते हैं जनन कोशिका, इसको बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, है ना, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, है ना जी। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं जर्मपोर, जर्मपोर, जनन छिद्र, इसको बोलते हैं जनन छिद्र, है ना।
इसी जर्मपोर के माध्यम से जब वर्धी कोशिका, इसी जनन छिद्र के माध्यम से जब वर्धी कोशिका पराग नली बनाती है तो इसी जनन छिद्र के माध्यम से पराग नली निकलता है। क्योंकि आपने अभी देखा कि बायोचुअल स्पोरोपोलिन का बना होता है और स्पोरोपोलिन बहुत हार्ड होता है, इसको तोड़ नहीं सकता है ना। तो अब आ जाइए यहाँ, यहाँ आपने देखा कि एक छोटी सी कोशिका है जिसे जनन कोशिका कहेंगे और एक कोशिका बड़ी सी है जिसे हम लोग वर्धी कोशिका कहेंगे, वर्धी कोशिका, इसको कहेंगे जनन कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है। होता क्या है कि जब ये परागकण इस पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठता है ना, तो इनमें रासायनिक घटकों का संकर्षण शुरू होता है और उसी प्रक्रिया के बाद ये स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को पहचान पाती है। अगर ये पोलन ग्रेन को पहचान गई तो इस पोलन ग्रेन को इजाजत देगी कि आप यहाँ अंकुरित हो सकते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दी तो ये पोलन ग्रेन कुछ नहीं कर सकता है, इसे नष्ट होना पड़ेगा, ये अंकुरित नहीं हो सकता है यहाँ। ये सब के सब डिपेंड करता है इस स्टिग्मा के ऊपर, ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर रही है कि रिजेक्ट कर रही है। हम मान के चलते हैं कि चलिए ये स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ली, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ये वर्धी कोशिका पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा और ये पोलन ट्यूब जो होगा ना, इसी जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलेगा, है ना। इसको तोड़ते हुए और इसको तोड़ के अंदर की ओर जाने के लिए बाबू इसको जरूरत पड़ती है बोरोन की। तो बोरोन को कैसे याद रखना है, बोर से। बोर का मतलब होता है छेद करना, होल करना, है ना। जैसे आप कहीं देखे होंगे, यदि नलका वगैरह हम लोग के यहाँ जब हलाया जाता है ना, कल 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 या बोरिंग, तो वहाँ किया जाता है, बोर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोर किया जाता है। 150 फीट हमने बोर कर दिया, है ना, 160 फीट हमने बोर कर दिया, अब यहाँ के पानी तो बहुत बढ़िया होगा। तो बोरोन याद रखना है आपको, बोर करने से। जब ये पोलन ट्यूब बन जाते हैं, ये जब पोलन ट्यूब बन जाते हैं तो इस पोलन ट्यूब में जनन कोशिका विभाजित होती है। जनन कोशिका विभाजित होती है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टोटल एक बार अर्धसूत्री और 2 बार समसूत्री होता है। तो जो दूसरा समसूत्री है वो यहाँ आके होगा और इस जनन कोशिका से 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। इस जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बन जाएंगे, है ना। चलो ब्लैक से बनाते हैं, 2 नर युग्मक बन जाएंगे, ये एक और ये एक, ये दोनों क्या हो गए, ये है नर युग्मक, नर युग्मक। और ये आगे बढ़ेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसी पोलन ट्यूब में ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। यहाँ आने के बाद देखो, यहाँ आने के बाद एक रास्ते इधर है, एक रास्ते इधर है, एक रास्ते यहाँ है। अब ये कहाँ जाएगा, तो इसको गाइड करने के लिए इस सिनर्जिड के ऊपर एक छोटा सा उभार होता है ना, एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। चलो इसको हम कोशिश करते हैं यही लिखने का, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस बोले तो तंतुमय समुच्चय, तंतुमय समुच्चय, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस इस पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि तुम्हें कहाँ आना है ना, और ये गाइड करती है और ये आगे की ओर बढ़ता है और इसी सिनर्जिड में से एक में ये धाम से घुस जाएगा, है ना। मतलब सिनर्जिड को ये खत्म कर देगा, सिनर्जिड को ये मार देगा, ये सिनर्जिड को खत्म कर देगा, ये धाम से घुसेगा इसी में, सिनर्जिड को खत्म कर देगा, है ना। और ये जो दोनों नर युग्मक है इसी सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में छोड़ दिए जाएंगे। आगे दोनों नर युग्मक, यहाँ दोनों नर युग्मक आ गए।
अब असली खेल शुरू होता है। तो ज्यादा यहाँ खचपच हो जाएगा, हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं। इसी को सेम हम लोग एम्ब्रियो से एक यहाँ बना दिए, है ना। यहाँ 3 कोशिकाएं थी, है ना। यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ 3 कोशिकाएं एंटीपोडल की। इसका तो भाई कोई इज्जत नहीं है, ये बना ही क्यों हमको तो आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, चलो ये नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जब ये दोनों आ जाते हैं तो इसको आके यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये इसमें आके छोड़ दिया गया, ठीक है। अब एक नर युग्मक तेजी से गति करता है एग सेल की ओर, और एग सेल में जाके ये एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से बन जाता है द्विगुणित जाइगोट, यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। याद रखेंगे, जब एक स्पर्म स्पर्म बोले तो नर युग्मक प्लस में एक एग सेल, जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट बनता है, जाइगोट कैसा, 2n, है ना। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिनगेमिंग, इसको बोलते हैं सिनगेमिंग, है ना। दूसरा नर युग्मक यहाँ से चलेगा 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 आगे की ओर बढ़ेगा, और ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ आके फर्टिलाइज कर जाता है ना। तो क्या इसे भी सिनगेमी कहोगे, नहीं। यहाँ क्या होता है, जब दो एक स्पर्म, सीधा लिखिए, एक स्पर्म और दो पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करते हैं तो ये बना देता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें देखो एक एक 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक यूटी, यानी एक यहाँ पर पेन होता है, पेन का प्लॉइडी स्ट्रक्चर 3n होता है, यानी कि ये त्रिगुणित होता है। ये बना दिया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब एक स्पर्म और 2 पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करके पेन बनाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, है ना। तो आपने क्या देखा कि एक बार निषेचन की प्रक्रिया यहाँ हुई, है ना। एक बार निषेचन की प्रक्रिया यहाँ हुई ना, यानी कि टोटल 2 बार एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन के नाम से या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोसेस को एक साथ हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन की संज्ञा दिया जाता है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, है ना जी। तो दोहरा निषेचन यदि परिभाषा लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो आराम से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे परागण के पश्चात पोलन ट्यूब एक सहाय नलिका, एक सहाय कोशिका के कोशिका द्रव में 2 नर युग्मक को छोड़ देता है। एक नर युग्मक गति करता है, आगे बढ़ता है, और वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद द्विगुणित जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को सिनगेमी के नाम से जाना जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक आगे बढ़ता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करता है।
इस प्रक्रिया को, एक मिनट, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है ना जी। और इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन, ट्री संलयन के नाम से जाना जाता है। अतः एक भ्रूण कोश के अंदर निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, एक सिनगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इस प्रकार के निषेचन को दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल दोहरा निषेचन के बारे में रहा। यदि आप 2 नंबर में 5 नंबर में आराम से आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई है ये सब ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोहरा निषेचन आपको बेहतर तरीका से बढ़िया समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आया है कि नहीं। इसके बाद किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या क्वेश्चन बैंक एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने राय को साझा कीजिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।